गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथ्स डिवाइन। एज यू नो, आज से हम अपना ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी। हिंदी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, दादा की कहानी, दादा की ज़बानी। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर शशि प्रभा श्रीवास्तव जी ने। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी व समाजशास्त्र विषयों में एमए किया। इन्होंने आदिवासी मानस कलक पर कार्य किया और आदिवासी संबंधी पुस्तकों का अनुवाद किया। शायद, नटबंध आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इन्होंने ये शायद और नटबंध लिखा है। शशि प्रभा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाउ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि चैप्टर में आपके क्या कह रखा है। चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है आपका। जीवन सुख दुख का चक्र है। हमारी जो जिंदगी है इसमें सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। यही चिर सत्य है, यही दीर्घकालीन सत्य है, यही पुराने समय से चला आ रहा सच है। फर्क इस बात का है कि अनुकूल समय में व्यक्ति को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ फर्क इस बात का है कि जब इंसान की सिचुएशन सही होती है, अनुकूल समय होता है, तो वो इस बात पर विचार नहीं करता। उसको इस बात पर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इस जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। जब व्यक्ति के समक्ष विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, जब उसके सामने मुसीबतें आती हैं, तो वह धैर्य खो बैठता है और किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। और मतलब ये उसमें ऐसा हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अपना हिम्मत खो बैठता है। गलत संगतियों के प्रभाव उस पर हावी होने लगते हैं। मतलब जो बैड कंपनीज हैं वो उसके ऊपर हावी होने लगती है और वह कुसंगति का शिकार हो जाता है। मतलब बुरी कंपनियों में पड़ जाता है, जो दिनों दिन उसे अवनति की ओर ले जाती हैं, जो उसे दिन ब दिन उसे नीचे की तरफ ले जाती हैं, असफलता की ओर ले जाती है। लेकिन कहा गया है कि सुधरने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन ये भी कहा गया है कि सुधरने की कोई उम्र नहीं होती। इंसान कभी भी सुधर सकता है अगर वो जब चाहे। विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी हमारे इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने कुमार्ग को त्याग कर सन्मार्ग को अपनाया और लोगों का मार्गदर्शन किया है। लेकिन ऐसी बुरी परिस्थितियां आने के बाद भी हमारे इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुमार्ग, बुरे रास्ते को छोड़कर अच्छे मार्ग को, सन्मार्ग को अपनाया और लोगों का मार्गदर्शन किया। अब हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर रीड करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये चैप्टर में एक स्टोरी है और स्टोरीज में ये कुछ पात्र हैं। आपके पात्र परिचय, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें। दादाजी हैं जिनकी उम्र है 65 वर्ष से ऊपर। महंत जी हैं, उम्र 60 वर्ष। रमेश है, उम्र 12 वर्ष। रामू, उम्र 22 वर्ष। रीमा, उम्र 10 वर्ष। दीदी, रामू की माँ, उम्र 50 वर्ष। स्त्री है एक, बच्चों की माँ है जो उम्र उनकी 38 वर्ष है। अब हम अपनी स्टोरी पढ़नी स्टार्ट करते हैं। ओके। रीमा कहती है पहले, दादाजी कहानी सुनाइए। दादाजी, क्यों स्कूल का काम नहीं करना है। रमेश, परीक्षा खत्म, आज हम आपसे कहानी सुनेंगे, ठीक। दादाजी, बिल्कुल ठीक। एक थी मैना और एक था राजकुमार। रमेश बीच में ही, ना ना ना, हमें ये कहानी नहीं सुननी। राजा रानी की कहानी अच्छी नहीं लगती, एक अच्छी सच्ची सी कहानी सुनाइए ना। दादाजी, अच्छा, आज मैं तुम लोगों को कहानी सुनाता हूँ जो सच्ची तो है ही साथ अच्छे आदमी की भी है, बुरे की भी, एक बच्चे, जवान और बूढ़े की भी। रमेश, बस बस अब सुना ही डालिए। दादाजी, बहुत दिनों की बात है। दूर गंगा के किनारे एक गांव था। गांव में एक सुखी परिवार था। परिवार में एक छोटा सा प्यारा सा लड़का था। यह कहानी उसी लड़के की है। रीमा, लड़की का क्या नाम था। दादाजी, मान लो रामू था। वह बड़ों का कहना भी मानता और शैतानियाँ भी करता, पढ़ता भी था और कोयलों को चिढ़ाना भी उसे अच्छा लगता था। रीमा कहती है, कू कू। रमेश, चुप कर, कहानी सुनने दे। हाँ फिर। दादाजी, तब गांवों में ये टीवी, सिनेमा तो क्या, रेडियो भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए गांव के लोग नाटक मंडलियों के इंतज़ार में रहा करते थे। नाटक वाले ग्रुप्स आते थे, उनके इंतज़ार में रहते थे। फिर रामलीला मंडलियों का तो कहना ही क्या। बस दशहरे के 10-15 दिन पहले मंडलियां गांव-गांव में डेरा डाल देती और गांव वाले उनकी ऐसी आवभगत करते कि कुछ पूछो ही मत। थोड़ी चुप्पी। रीमा, फिर। दादाजी, दशहरे के कुछ दिन ही बाकी थे। हल्की सी ठंड पड़ने लगी थी। सूर्य देवता अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे। मतलब 1 साल पूरा होने वाला था। मवेशी अपने घरों को लौट रहे थे। अभी दिया बाती जला नहीं था कि गांव में रामलीला मंडली आ पहुंची। बच्चे बेमतलब उछलकूद करने लगे और गांव वाले मंडली के रहने बसने के प्रबंध में लग गए। रीमा, कौन सा गांव। वही रामू के गांव में। रमेश, चुप रीमा, बीच में मत बोल।
दादाजी, हाँ बेटी, रामू के गांव में ही मंडली उतरी, सभी खुश थे। लेकिन रमेश, लेकिन क्या? दादाजी, वही तो बता रहा हूँ। दूसरे दिन सवेरे राम का पाठ करने वाला लड़का पेड़ पर चढ़ा और नीचे गिरकर टांग तोड़ ली। रीमा, बाप रे, फिर? दादाजी, गांव में उदासी छा गई। राम के बिना तो नाटक जमता नहीं, और टूटी टांग वाला लड़का भला क्या राम बनता? रीमा, उसे रावण से लड़ना भी तो था। दादाजी, यही तो। मंडली के मालिक महंत जी बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर सोचा क्यों ना गांव के ही किसी लड़के को चुन लूं। गांव में घूम घूम कर देख सुनकर उन्होंने राम के लिए रामू को चुन लिया। लड़का बुद्धिमान तो था ही। राम का पाठ उसने इतने सुंदर ढंग से किया कि क्या बताऊं। राम वनवास के समय तो औरतें आंखों पर आंचल रखकर रोने ही लगीं। यहाँ तक कि महंत जी की आंखें भी गीली हो गईं, मतलब वो भी रोने लगे। थोड़ी देर चुप्पी। रमेश, फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी, फिर कुछ नहीं, कहानी खत्म। रमेश, नहीं नहीं, ये तो अधूरी कहानी है। ये केवल रीमा, सुनाइए ना। दादाजी, कहानी तो सचमुच अधूरी है। फिर उन प्यारे से बच्चों के परिवार पर दुख के बादल छा गए। परिवार का मालिक, बच्चों का पिता, भगवान को प्यारा हो गया, मीन्स मर गया। मेहनत नहीं तो धन नहीं। अब कौन करे मेहनत? बेचारी माँ अकेली औरत क्या करे? बड़े लड़के को स्कूल से निकालकर खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे घर की रौनक ही जाती रही। रमेश, और छोटा लड़का रामू? दादाजी सोच में डूबे हुए, जैसा कि होता है, नियंत्रण के अभाव में आवारा निकल गया। ना पढ़ना, ना लिखना, ना काम, ना धाम, चटोरा, झूठा और चोर बन गया। उम्र के साथ ही दुर्गुण भी बढ़ते चले गए, मतलब बुराइयाँ उसके अंदर आती गई, उम्र जैसे बढ़ती गई, और जवान होते होते वो पूरा शराबी बन गया। रीमा, अच्छा। दादाजी, वह सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करना भी भूल गया। गांव का जीवन पहले सा ही चलता रहा। किसे परवाह थी कि वह मुड़कर धूल में मिलते उस घर को देखे संभाले। ऐसे ही मुसीबत में उस परिवार ने कई साल काटे। एक बार फिर गांव में आ टिकी रामलीला मंडली के साथ एक दुर्घटना घटी। ठीक सीता स्वयंवर के दिन रावण का पाठ करने वाला कलाकार मालिक से लड़कर भाग गया। बेचारा मंडली का मालिक परेशान। इसी परेशानी में वह घूम रहा था कि उसने एक जगह लोगों का जमघट देखा, मतलब लोगों की भीड़ देखी। वहां ताड़ी खाने का मालिक एक हट्टे कट्टे, गंदे और डरावने जवान को पकड़कर मार रहा था। पता चला कि दुकानदार के पैसे बाकी हैं और वे आज ही मांग रहा है। मालिक ने लड़के को छुड़ाया, उसे अपने संग ले आया, समझाया बुझाया और इस बात पर राजी कर लिया कि वह उसकी मंडली में रावण का पाठ करे। और उसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि जब तक वह मंडली में है दारू शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। बदले में वह उसका उधार चुका देगा और ऊपर से भी पैसे दे देगा। रमेश, फिर? दादाजी, रामलीला हुई, जमकर हुई। बिखरे लंबे गंदे उलझे बालों और लाल डरावनी आंखों वाले रावण ने सबका ध्यान खींचा। देखते ही देखते दशहरा बीत गया। रावण अपनी सारी बुराइयों के साथ जल मरा। बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। थोड़ी देर चुप्पी। दादाजी, मंडली अपना सामान समेटने लगी। इसी समय एक बड़ा मज़ेदार नाटक हुआ। रीमा, नाटक हुआ? नाटक में नाटक प्रारंभ, नाटक में नाटक ही शुरू, मतलब वो ये कहती है। बाहर कुछ शोर होता है, जैसे कोई जबरन अंदर आना चाहता है। हटो, मुझे जाने दो। महंत, अरे तुम आओ आओ बेटे, बैठो। लड़का, मैं बैठने नहीं आया हूँ, ना ही मैं आपके उपदेश सुनने आया हूँ। निकालो मेरे पैसे, 15 दिनों तक बंद करके रख दिया। महंत, अभी तो सवेरा ही हुआ है, क्या अभी से तुम्हें देखो तुम्हारी माँ। लड़का बीच में ही दहाड़ कर कहता है, आपसे मतलब? मैं कुछ भी करूं, और वह बुढ़िया क्या मेरी शिकायत करने आई थी? मेरे सब पैसे दो, और अभी दो। महंत, वह तो दो, वो तो दूंगा ही। और सुनो, तुम्हारी माँ कोई शिकायत करने नहीं आई थी, वह तो तुम्हारी पूजा करती है। पूजा? लड़का जोर से हंसता है, मैं निखट्टू, मेरी पूजा करती है? महंत, अपने ठाकुर झांकी में राम की जो फोटो लगा रखी है दीदी ने, जिसे वह छाती से लगा लगा कर रोती और बात करती है, वह तुम्हारी तो है। लड़का, मेरी फोटो ठाकुर झांकी में? महंत, हाँ, 10-12 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तो अब तुम ही ने राम का पाठ किया था, याद है? कितने अच्छे लड़के थे तुम। क्या हो गया तुम्हें? लड़का, तो वो आप ठाकुर झांकी में लगी फोटो मेरी है? मेरी फोटो को माँ? हाँ। महंत, हाँ, मैं वही तुम्हारा पुराना महंत हूँ, और वह फ़ोटो खिंचवाकर मैंने ही दी थी।
स्तब्धता मतलब खामोशी। लड़का, मैं सच कहता हूँ काका, मैं सब बुरी आदतें छोड़ना चाहता हूँ, मगर सोचता हूँ क्या फ़ायदा, कौन प्यार करेगा मुझे, किसे ज़रूरत है मेरी। महंत, क्यों, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है? पैसे के लिए? यदि तुम 15 दिन पीना छोड़ सकते हो तो क्या माँ के लिए जीवन भर नहीं छोड़ सकते? लड़का, छोड़ सकता हूँ। महंत, तो जाओ, जाकर माँ से क्षमा मांगो और नया जीवन शुरू करो। जाने का स्वर और किसी से टकराने का स्वर मतलब जाने की आवाज़ आती है, वो लड़का जाने लगता है और फिर टकराने की आवाज़ आती है। स्त्री, हाय राम, मार डाला। अरे तू यहाँ भी पहुँच गया, मार के ही दम लेगा क्या? महंत, कौन है? अरे दीदी हैं क्या? आइए आइए, कुर्सी खिसकाकर बैठिए। स्त्री, बैठने की फुर्सत नहीं है भैया, सुना है आज आप जा रहे हैं। यदि आप। महंत, बोलिए दीदी, क्या बात है? स्त्री, बहू बीमार है, उसे बड़े अस्पताल दिखाना है, लड़के को खेती किसानी से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तो शहर ही को होकर जाएंगे, हमें अस्पताल के सामने उतार देना। महंत, उतार ही क्यों दूंगा, हमें तो वहाँ एक दिन रुकना है, अस्पताल में ही गाड़ी रोक लूँगा, जो ज़रूरत होगी मदद करूँगा। ये आपका रामू भी साथ रहेगा। स्त्री, अरे ये किस काम का? महंत, नहीं दीदी, इसने 15 दिनों से एक बूंद नहीं पी और आगे भी। अरे राम, देखता क्या है, माँ के पैरों पर गिरकर क्षमा मांग। माँ बेटे के रोने का स्वर, दोनों के रोने की आवाज़ आती है। माँ माँ, मैं बहुत, मेरा बेटा राजा, मेरा राम राम बेटा। महंत, जाओ दीदी, चलने की तैयारी करो, धूप चढ़ने से पहले ही निकल चलें। लड़का, काका, शहर में मैं आपके साथ ही रहूँगा। महंत, अरे नहीं रे, मैं तो रमता जोगी हूँ, तो तेरी ज़रूरत तो तेरे परिवार को है। इस सुंदर सबल शरीर को मेहनत में लगा, अपनी बंजर पड़ी ज़मीनों को संभाल। किसान तो दूसरा ब्रह्मा है, अपनी माँ और धरती दोनों का लाडला बन। लड़का, काका। महंत, देख, मैं एक वादा करता हूँ, यदि इधर फिर फेरा लगा सका तो तुझे मुनि वशिष्ठ का पाठ दूंगा। तू अपने को इस लायक बना तो नाटक खत्म होता है। थोड़ी देर स्तब्धता। रमेश व रीमा। फिर क्या हुआ दादाजी? दादाजी, लड़के ने महंत की बात गांठ बांध ली। उसे अपने को संभालने में कठिनाई तो हुई, मगर उसने अपने को घर द्वार के कामों में जोत दिया, खेती की, पढ़ाई भी की। तुम तो जानते ही हो, जब सोती हुई ताकत जग जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं होता। स्तब्धता। कहानी खत्म, पैसा हजम। रमेश, दादाजी ऐसे लोग होते हैं क्या? दादाजी, तुम्हें शंका क्यों हो रही है, तुम्हें शक क्यों हो रहा है? ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये तुम्हारे इसी दादा की कहानी है। रीमा, आपकी? रमेश, हो नहीं सकता, आप भला कभी शराब? दादाजी, ये सच है बेटे, ये सच है, संगत ही तो असली चीज़ है, मतलब कंपनी, जैसे के साथ हम रहते हैं वही असली चीज़ है, जो बुरा भी बनाती है भला भी। अच्छे के साथ रहेंगे अच्छा बनेंगे, बुरे के साथ रहेंगे बुरे बन जाएंगे। रमेश, अच्छा तो अब समझा, आप गांव छोड़कर हमारे पास क्यों नहीं आते? आप महंत काका के इंतज़ार में हैं, आपको मुनि वशिष्ठ का पाठ करना है। दोनों हंसते हैं। स्त्री स्वर। एक स्त्री की आवाज़ आती है, बच्चों को अच्छी बातें सिखाने वाले तुम्हारे दादाजी तो साक्षात वशिष्ठ हैं ही, मतलब जो बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं दादाजी, तो वो वशिष्ठ का ही रूप है। रमेश, अरे माँ तुम तो, आज से हम दादाजी को वशिष्ठ जी कहेंगे। संवेद हंसी। ठीक है, यहाँ आपकी कहानी कंप्लीट होती है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो और आपको समझ में आ गई होगी। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको चैप्टर नंबर 4 के शब्द अर्थ करने हैं अपनी फेयर कॉपी पर, नीट एंड क्लीन राइटिंग में, एंड कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये मुझे सेंड कर देने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।